नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। आतंकवाद को शांति और सुरक्षा के लिए बताया गंभीर खतरा। गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर। पहलगाम हमले को लेकर कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। 3 और आतंकियों के घर ढेर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, पाकिस्तान को नहीं देंगे एक बूंद पानी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। नियंत्रण रेखा पर फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। देश भर के 47 स्थानों पर 15वां रोजगार मेला आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 नवनियुक्त युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ट्रंप, ज़ेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। भारत में राजकीय शोक। और सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए हैं। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेंड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मथलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपियां में छोटी पोरा में आतंकवादी शहीद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के कायमोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे। तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी थोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है, जबकि पुलवामा जिले के त्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह भी किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह भी किया है। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा की है।
सुरक्षा परिषद ने इस पूरे हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा भी बताया है। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों को, आयोजकों को, वित्त पोषकों को, प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, यूएनएससी ने जिस तरह से अब अपनी प्रतिक्रिया दी है उसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में यूएनएससी ने जिस तरह से अब अपनी प्रतिक्रिया दी है उसे किस तरह से समझा जाए? हाँ, देखिए संध्या, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। अमूमन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता है कि मतभेद हो जाते हैं, बड़े मुद्दों पे कई बार लोग वीटो लगा देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। लेकिन 25 अप्रैल को जो सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव दिया गया, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अभी फ्रांस के पास है और फ्रांस के जो राजदूत है यूएन में, जेरोम बोनाफो ने ये प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव पे बहस हुई। उस प्रस्ताव पे सबने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, अपने अपने विचार रखे और बैठक के अंत में जो है सर्वसम्मति से एक लिखित प्रस्ताव पर सहमति बनी। और वो लिखित प्रस्ताव आप देख रहे हैं कि उस लिखित प्रस्ताव में बहुत ही गंभीर बातें कही गई है। बताऊं आपको संध्या की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और उन सब की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ। और जो गंभीर बात यह कही गई कि जो आतंकवाद की घटना है, आतंकवाद की घटना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसने किस तरीके से इस पे कड़ा रुख अपनाया है। और उसने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो आतंकवाद के खिलाफ जो एक सहमति है, जो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सभी देशों को मिलकर काम करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है, उस चार्टर में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत इस दुर्दांत हत्या में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो सुरक्षा परिषद ने यह भी कहा कि देखिए, जो टेररिज्म है, आतंकवाद जो है, वो किसी भी कारण से आतंकी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आतंकवाद एक अपराध है और उस अपराध की सजा बिल्कुल अपराधी की तरह होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव में यह भी कहा कि जो भी इस संयुक्त राष्ट्र में शामिल देश हैं, उन सभी देशों को इस हत्या की जांच करने वाले और इस हत्या के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसमें सभी को सहयोग करने की भी अपील की है। तो बहुत कड़ा एक बयान है, बहुत एक निर्णायक बयान है और आप कह सकते हैं कि यह बयान जो है यह सभी देशों पर लागू होता है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, तो सभी ने मिलकर यह बयान जारी किया है। और इस बयान का मतलब होता है कि आप सचेत होइए, सभी देशों को इसकी जांच में सहयोग करने का और इस हत्याकांड में शामिल लोगों को पकड़ने में हर तरह की मदद करने की अपील की गई है, आह्वान है एक तरीके से संध्या। अखिलेश, देखिए, ये अब दुनिया के तमाम देशों को बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आतंकवाद कहाँ पर पल रहा है, कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ वित्त पोषित हो रहा है। सब कुछ सभी के सामने है, साफ है और स्पष्ट है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यूएनएससी की अब ये कड़ी प्रतिक्रिया आई है और भारत का जो कड़ा नेतृत्व है और जो कड़े कदम उठाए गए हैं भारत की तरफ से, वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आती हुई ये प्रतिक्रिया नजर आती है। ऐसे में पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब पाक के पास क्या कुछ अपने पक्ष में कहने के लिए बचता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि वो करता कुछ है, कहता कुछ है। हाँ, देखिए संध्या, मैं बताऊं आपको कि परसों जो विदेश सचिव हैं हमारे विक्रम मिस्री ने परसों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 जो देश है, उनके जो एम्बेसडर है दिल्ली में, उन सब से बात की थी। वो सभी गए थे साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के ऑफिस पे और उन सबको घटना के बारे में एक ब्रीफिंग दिया था कि कैसे हुई घटना,
किसके प्रति संदेह है, ये सारी बातें विक्रम मिश्री ने बताई थी, विदेश सचिव ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य है। उसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है 10, उनके एम्बेसडरों से भी बात की और उनको भी बताया इस घटना के बारे में। उसके अलावा जो अन्य कई देश जो है, जो महत्वपूर्ण देश है, जो कि भारत के प्रति संवेदना रखते हैं और आतंकवाद के खिलाफ उनका एक रुख रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन सारे देशों के जो एम्बेसडर हैं उनको भी बुलाकर उनको इस घटना की पूरी जानकारी दी गई। क्या भारत सोचता है, क्या भारत के खुफिया एजेंसियां कहती हैं। और उसके बाद कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई देशों के एम्बेसडरों के साथ बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के फोन आए, इस पर भी चर्चा हुई। तो एक भारत ने पूरी दुनिया को अवगत तो करा दिया है कि देखिए ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे जो संकेत मिल रहे हैं वो किसके संकेत है। अब महज औपचारिक घोषणा की बात कहें तो औपचारिक घोषणा तो होती रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत ने जो एक स्टैंड लिया है आतंकवाद के खिलाफ और घटना के खिलाफ पूरी दुनिया के लोगों को सेंसिटाइज किया है, इसका परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव का किसी भी तरीके से विरोध नहीं हुआ और भारत बहुत ही सशक्त तरीके से दुनिया को अपनी बात पहुंचा दिया है। अब किस तरह से उन लोगों को सजा दी जाएगी, किस तरीके से दुनिया के देश सहयोग करेंगे, कई देशों ने सहयोग करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की बात कही है। उसमें कि ऐसे भी देश है जैसे इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अल-सीसी, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। वो इस्लामिक देश के राष्ट्रपति है। उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद यूएई, जॉर्डन के किंग ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका ब्रिटेन के कहा, फ्रांस ने कहा। तो सभी इस मसले पर बहुत ही उद्वेलित है। और देखिए दुनिया में दुनिया एक स्थिति झेल रही है। जिस तरह से हमास ने आक्रमण किया म्यूजिक इवेंट पे इजराइल में, उसके बाद की क्या स्थिति, पूरा मध्य पूर्व डिस्टर्ब है और कोई नहीं चाहता कि इस तरह का डिस्टर्बेंस दुनिया में अन्य जगहों पे हो। लेकिन इस तरह की वारदात हुई और इसका खामियाजा उन लोगों को जो भी इसमें शामिल है उनको भुगतना पड़ेगा। संध्या, बिल्कुल अखिलेश, एक तरह से ये देखा जाए कि भारत जिस तरह से कूटनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा है उसी दिशा में ये एक यूएनएससी की तरफ से जो कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि भारत चारों तरफ से अब आतंक की और आतंक को पालने पोसने वाले देश की घेराबंदी कर चुका है। बिल्कुल, देखिए संध्या, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन लाया जाना चाहिए। कई देशों ने इस पर अड़ंगा डाला, वो इसकी परिभाषा पे मतभेद करते रहे, लेकिन उसके बाद सभी देशों ने देखा कि आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है। आतंकवाद दिखता है कि आतंकवाद क्या है। और भारत के जितने द्विपक्षीय या जितने जो बहुपक्षीय बैठकें हुई हैं उन सभी ने, भारत ने लगातार कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव लिया जाए। और आप देखेंगे अगर पूरे पिछले 10-12 साल का इतिहास तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सारे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताओं में एक या दो इस तरह के प्रस्ताव जरूर रहते हैं जिसमें कि आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है, आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने की, लड़ाई करने की बात कही गई है और आतंकवाद के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन लाने की बात कही गई। तो दुनिया को भारत लगातार सेंसिटाइज करता रहा है और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया इस मसले पर पूरी तरह एकजुट है। और जिस निशंक तरीके से निहत्थे सैलानियों पर कश्मीर में, जो कश्मीर अभी विकास और शांति के रास्ते पे बढ़ रहा था, उस पर जो हमले किए गए, इस दुर्दांत घटना को पूरी दुनिया ने देखा है और सभी लोग सकते में हैं, सभी लोग अचंभित हैं कि किस तरीके से इस पे देशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक भी थे, इन सब पे हमला किया गया। तो निश्चित तौर पे अभी दुनिया का सहयोग भारत को मिलेगा। कई देशों ने कहा है कि हम पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करने के तैयार है। तो भारत फूंक फूंक कर कदम उठाएगा कि किस तरीके से आतंकवाद की इस घटना में शामिल जो लोग हैं, जो देश हैं, उनको किस तरीके से सजा दी जाए। बिल्कुल अखिलेश जी, हम देख रहे हैं कि भारत लगातार आतंक के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि आतंक और आतंकवादी कभी भी किसी देश की प्रगति नहीं हो सकते, वो हमेशा उस प्रगति का रोड़ा होते हैं। और जिस तरह से एक नरसंहार किया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, दुनिया के तमाम देश एकजुट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हुई हत्या के बाद बिहार सहित पूरे देश में आक्रोश है। हर राज्य में आम लोगों से लेकर सभी राजनीतिक हस्तियां अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन के नेताओं द्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहा से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी समेत कई नेता इस मार्च में शामिल हुए। और पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 25-26 अप्रैल की रात में कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले बीते गुरुवार और शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की गई। सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी न देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने के लिए 3 योजनाओं पर काम करने की बात कही है। कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल समझौता के निलंबन को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बीच करीब 45 मिनट लंबी बैठक में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 प्रमुख विकल्पों अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक पर विचार किया गया। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी न जाने दिया जाए। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि पानी रोकने के हर संभावित तरीके पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी मिसाइलों के परीक्षणों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक दिन पहले आईएनएस सूरत युद्धपोत पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और इसके बाद शुक्रवार को भारत ने अगली पीढ़ी के स्टेशन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। इस साल जनवरी में 120 सेकंड के सफल परीक्षण के बाद अब 1000 सेकंड से भी ज्यादा देर तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर परीक्षण किया गया है। इस सफलता का मतलब है कि ये तकनीक जल्द ही पूरी तरह से तैयार होकर मिसाइलों में इस्तेमाल की जा सकेगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ऐसे हथियार होते हैं जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। ये मिसाइलें हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके चलने वाले खास इंजन से चलती हैं। यह परीक्षण दिखाता है कि स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन और उसे टेस्ट करने की सुविधा दोनों ही ठीक से काम कर रहे हैं और ये कामयाबी डीआरडीओ की अलग अलग प्रयोगशालाओं, कंपनियों और कॉलेजों के मिलकर काम करने का ही नतीजा है और इससे भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने का रास्ता और भी मजबूत हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना की और कहा कि यह सफलता राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने में हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत
15वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होंगे और वो राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान देने में भी सक्षम होंगे। देश भर से चयनित नए कर्मचारी राजस्व विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में पिछले 80 घंटे से मुठभेड़ जारी है। आज ऑपरेशन का 5वां दिन है। दरअसल इस इलाके में पिछले 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ 5 से 8 हजार जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ एक सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ लगातार जारी है और आपको बता दें कि नक्सली बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली के जंगल में ये मुठभेड़ जारी है। ताज़ा जानकारी के साथ रायपुर से ही हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे, 80 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का? जी मैं आपको बताऊं, ये जो मुठभेड़ हो रहा है, मुठभेड़ का 5वां दिन है। करीबन 80 घंटों से मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ का तेलंगाना बॉर्डर है, करकेट्टा का ये जो जंगल है, इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान पिछले 80 घंटों से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं और इस इनकाउंटर में अब तक 3 नक्सली मारे जा चुके हैं और बाकी की बॉडी रिकवर हो रहे हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो बस्तर का इलाका है, सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार सूचना मिली थी। उस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के फोर्स नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जहां पर इनकाउंटर चल रहा है, पिछले 5 दिनों से चल रहा है और सुरक्षा बल के जवान पिछले 80 घंटों से नक्सलियों के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जमीन से लेकर आसमान तक उन नक्सलियों पर नजर रखी जा रही है। जो करकेट्टा का पहाड़ी है, उस इलाके में जो नक्सलियों ने करीबन चारों तरफ आईडी लगा दिया है, जिसके बाद जो सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। करीबन 100 से 150 आईडी को डिफ्यूज किया गया है और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन में बस्तर पुलिस, DRG, महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, तमाम ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और करीबन जो सुरक्षा बल को सूचना मिली थी कि इस इलाके में करीबन 300 से ज्यादा नक्सली छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस थी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और फिलहाल अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, लगातार इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है और M17 जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का
इसकी भी मदद ली जा रही है। जंगल में जो सुरक्षा बल के जवान को इनके माध्यम से खाना भी पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल जो एक मोस्ट वांटेड नक्सली है छत्तीसगढ़ में, अगर जिसकी चर्चा होती है, हिडमा के छुपने की जानकारी मिली थी और जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। हालांकि जो सुरक्षा बल के जवान है, जो बीजापुर का इलाका है, जो जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने 4 इलाकों को घेर लिया है और फिलहाल अभी भी मुठभेड़ जारी है इस इलाके में। जी सोमेश, इन नक्सलियों के कितने मारे जाने की कोई आंकड़ा सामने आ रहा है इस वक्त मुठभेड़ के दौरान? और दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करने की बात कही है, उसी की कड़ी में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हम लगातार देख रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। अगर माना जाए तो अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पिछले 80 घंटों से उस इलाके में मुठभेड़ चल रहा है और जो सुरक्षा बलों के द्वारा एक जो जानकारी दी गई है, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया है और अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका असर भी दिख रहा है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और कई नक्सलियों को भी मार गिराया है। पिछले 2 सालों में 350 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है और 1100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है, इससे प्रभावित होकर जो नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 80 घंटे से मुठभेड़ चल रही है और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों का एक इनपुट मिला था कि जो 3 मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नक्सली का नाम है हिडमा के ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। हिडमा के बारे में आपको बताऊं, हिडमा 4 लेयर पर उसकी सुरक्षा रहती है। हिडमा जो सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है, इसने कई बड़े वारदात किए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल को ये जानकारी मिली थी, एक इनपुट मिली थी कि हिडमा कड़ीगुट्टा के पहाड़ियों में छुपा हुआ है। कड़ीगुट्टा की पहाड़ियों को सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ से घेर लिए हैं। करीबन 10,000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान इस पहाड़ियों को घेर कर रखे हैं और इस ऑपरेशन में बस्तर फाइटर, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, चारों जो सारे लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इलाकों में मुठभेड़ जारी है। एक महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, जो सुरक्षा बल के जवान है, सबसे ज्यादा उनको खतरा आईडी से होता है। जो पहाड़ी इस इलाके में जो नक्सलियों ने चारों ओर आईडी बम लगा दिया है, इसके बाद बड़ी मुश्किल से सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे उस इलाके में पहुंच रहे हैं, चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, सुरक्षा बल के जवान ने इन सारे पहाड़ियों को घेर लिया है, सारे नक्सली भी घेरे जा चुके हैं और मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी सोमेश, 3 राज्यों का ये संयुक्त अभियान है और ऐसे में ये कौन सा इलाका है जहां पर मुठभेड़ जारी है और भी कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर सर्चिंग ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि जो लगातार जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर कर रहे हैं, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन इलाकों में नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर भी किया है। और आज जो मुठभेड़ चल रही है, छत्तीसगढ़ का तेलंगाना बॉर्डर है, बीजापुर जिले के करेगुट्टा का जंगल है, ये हिडमा का कोर इलाका है। जिस तरह से सुकमा पूर्ववर्ती जो हिडमा का कोर इलाका हुआ करता था, उसी तरह से हिडमा का कोर इलाका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्सली है इसी पहाड़ में छुपे हुए हैं, जिसके इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की पुलिस शामिल की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो नक्सली है उन पर ड्रोन कैमरे से, हेलीकॉप्टर से, तमाम आधुनिक हथियारों से उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और ये जो ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन जारी है। 80 घंटे से ऑपरेशन हो गया। दिन रात जो नक्सलियों के इलाके में, कोर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान लगातार पैदल चल रहे हैं, पहाड़ों का सफर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत सारी चुनौती है। तपती धूप है, 43-44 डिग्री का तापमान है उस इलाके में। इसके बाद भी सुरक्षा बल के जवान लगातार डटे हुए हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, नक्सलियों को इनकाउंटर कर रहे हैं और जो लगातार इनकाउंटर चल रहा है। और ये इनकाउंटर कब तक चलेगा, हालांकि ये सुरक्षा बलों की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन इनकाउंटर खत्म होने के बाद ये पता चल पाएगा कि अब तक कितने नक्सली मारे गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप भी लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको लिए चलते हैं गुजरात खबरों के माध्यम से, क्योंकि गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 450 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की एसओजी और क्राइम ब्रांच टीमों ने अलग अलग इलाकों से अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के चंडोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। ऐसा पाया गया था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ का गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है। कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। और ताज़ा अपडेट के साथ अहमदाबाद से हमारे संवाददाता भार्गव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव, एक गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई घुसपैठियों के खिलाफ देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का? तो एक 2 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर महत्व की बात तो ये कि 2 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो घटना घटी है पूरे देश में उसका इंफॉर्मेशन जा रहा है। उसी के तहत गुजरात पुलिस और गृह विभाग एक्शन मोड में आ गए। 2 दिन से गुजरात और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम सक्रिय होकर गत रात लेट नाइट रात को 2 बजे जो अहमदाबाद में चंडोला तालाब है, चंडोला तालाब के आसपास जो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उनको अरेस्ट कर दिया है और 457 जितने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को आज पकड़ लिया है। उनको क्राइम ब्रांच में हिरासत में ले लिया है। उनको तपास चालू उनके सामने तपास चालू की गई है कि कहीं न कहीं इन लोगों ने अवैध रूप से कहीं भारतीय नागरिकता का आधार कार्ड या कहाँ से बनवाया है, क्या बनवाया है, कौन है वो बनवाने के लिए कौन है, वो सब उनकी तपास करने के बाद उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और कहीं न कहीं जेसीपी शरद सिंघल ने वो भी बताया है कि जो वो फैमिली के साथ है उसको फैमिली को भी हिरासत में ले लेंगे और आने वाले दिनों में जो भी घुसपैठिया है अवैध रूप से यहाँ अहमदाबाद में रह रहे उनको अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाएगा जी। और उनके साथ साथ सूरत में भी 150 उपरांत बांग्लादेशी लोगों को अवैध रूप से जो रह रहे थे उनको भी अरेस्ट करके डिपोर्ट करने की कार्यवाही शुरू की है जी। भार्गव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन अवैध घुसपैठियों के पास से ऐसे कौन कौन से दस्तावेज बरामद हुए हैं और दूसरी बात वो कौन सा रास्ता इन्होंने अख्तियार किया था जिसके माध्यम से इन्होंने गुजरात में प्रवेश किया? जी, खास महत्व की बात तो यह कि यहाँ वर्षों से इससे पहले भी क्राइम ब्रांच एसओजी ने 104 बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे उनको अरेस्ट किया था। उनको अरेस्ट करके उनका जो आधार कार्ड है वो सब सील करके उनके साथ ये भी तपास की जा रही है कि इन लोगों ने ये आधार कार्ड उनका ये भारतीय नागरिकता का जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाया है, किन लोगों से बनवाया है, किन चैनल से बनवाया है, उनकी क्राइम ब्रांच तपास कर रही है। और ये 457 लोग जो वो पकड़े गए हैं उनकी भी अभी तपास चालू है। उनकी तपास होने के बाद ये पता चलेगा कि इनकी जो नागरिकता के डॉक्यूमेंट जो बनाए हुए हैं वो कहां से बनाए हैं, किन चैनल से बनवाए हैं, वो सब तपास करके उन लोगों को भी अरेस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी जी। क्या कोई बड़े नाम, कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं जो इस चैनल में मुख्य भूमिका निभाते हैं और अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा से भारत में प्रवेश करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घुसपैठ करने में उनके सहायक बनते हैं? ये लोग कई संख्या ये लोग जो 457 लोग पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं ये मजदूर लोग हैं, मजदूर वर्ग के हैं। वो कहीं ना कहीं कोलकाता से, बॉम्बे और दिल्ली के रास्ते से गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसी पुलिस का कहना है जी।
जी, और भी क्या ताज़ा अपडेट मिलकर के सामने आ रहा है? लगभग कितना समय तक पुलिस के द्वारा कौन कौन से वो ऐसे इलाके होंगे जहां पर इस सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, और जो भारत में जो अवैध रूप से घुसपैठ किए हैं उन लोगों के खिलाफ लगातार एक कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी? आने वाले दिनों में संध्या मैं कह सकता हूं कि क्राइम ब्रांच और एसओजी पूरी एक्टिव है, और एक्टिव के बारे में उनको जो सर्च ऑपरेशन है दिन ब दिन यहां रात को पेट्रोलिंग की जा रही है। और गृह विभाग जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी वो भी बार बार कहते रहते हैं कि हर रोज पेट्रोलिंग किया जाए। जो सी टीम है, निर्भया टीम है, पूरी जो अहमदाबाद पुलिस की जो टीमें हैं वो रात को जो कार्य करने के लिए लग जाती है। और पेट्रोलिंग के बाद ये जो अहमदाबाद के कई संवेदनशील विस्तार है, दरियापुर है, कालूपुर है, चंडोला है, जुहापुरा है, वहां कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग चल रहा है और कहीं ना कहीं संदिग्ध आदमियों को जपट में ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव जी, हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम आपको बता रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से भारत कड़ी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत के तमाम राज्य जहां पर अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए भी कार्रवाई लगातार जारी है, वहीं 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद के खिलाफ भी लगातार मुठभेड़ की जा रही है और सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी कि किसी भी तरह से देश में अगर आप शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह का कोई प्रयोजन होगा तो उसे नस्त नाबूद किया जाएगा भारत के सशक्त नेतृत्व की तरफ से। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने कहा कि साल भर चुनाव होते हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। हर महीने आचार संहिता लगने से जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू किया था। अब समय आ गया है कि हम सभी उनके इस सपने को साकार करें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। खबरों में बढ़ते हैं, आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्र के बिजली क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और बाद में केंद्रीय मंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में शहरी और बिजली क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित विकास पहलों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के दृष्टिगत केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वतन वापस भेजने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसी क्रम में जनपद लखनऊ में आए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। जनपद की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिवेट कर अभी सूचना संकलित की जा रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दुनिया भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी पहुंच रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कल शाम तक कुल 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पर पार कर चुके हैं।
भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की छठी बैठक 24 और 25 अप्रैल को थिम्पू में आयोजित की गई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीबीआईसी के विशेष सचिव और सदस्य सीमा शुल्क सुरजीत भुजबल ने किया और भूटान से डीआरसी के महानिदेशक सोनम जामशो ने किया। वार्ता का उद्देश्य सीमा पार व्यापार और पारगमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और आधुनिकीकरण के साथ साथ माल की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू होगी। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल रोम पहुंची और उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर माइली सहित विश्व के अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। ताबूत को रोम के सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ था। सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। और अंतिम संस्कार से पहले निजी अनुष्ठान में पोप फ्रांसिस के ताबूत को आधिकारिक तौर पर सील किया गया। एक निजी औपचारिक अनुष्ठान में कार्डिनल केविन फैरेल की अध्यक्षता में पोप फ्रांसिस के ताबूत को सील कर दिया गया। उनके चेहरे को उनके लंबे समय के समारोहों के मास्टर आकर बिशप डिएगो रवेली ने ढका और कार्डिनल केविन फैरेल ने पवित्र जल से शरीर को छिड़का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्ति के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत और बैठकों का एक अच्छा दिन रहा। दोनों पक्षों को अब इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक पर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए मॉस्को में उनके दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद आई है। हालांकि यूक्रेन इस वार्ता का हिस्सा नहीं था। रोम में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संभावित सौदे के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले ही समिति बन चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका हर संभव मदद करने के लिए भी तैयार है। रुक करते अगली खबर का। ओमान में आज अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ वार्ता करेंगे। नवीनतम बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता शामिल होगी। इससे पहले भी दोनों देश न्यूक्लियर डील पर सकारात्मक बातचीत कर चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति का रास्ता विफल रहता है तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, जिस पर ईरान ने कहा था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं है और उनके पास बातचीत का स्पेस है।
इधर पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना पर बड़े हमले का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने क्वेटा के नजदीक मारगट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 10 सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए के मुताबिक यह हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। एजेंसियों के मुताबिक क्वेटा से करीब 30 किलोमीटर दूर सुरक्षा वाहन सुबह मरगट चौकी में सड़क किनारे लगाए उन्नत किस्म के विस्फोट से टकराया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनके क्षेत्र पर कब्जे करने वाले पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। इससे पहले बलूचिस्तान के कलात जिले में सड़क किनारे लगे विस्फोटक से एक वाहन टकराने से 3 लोग मारे गए थे। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर एरिना में शुक्रवार को दूसरी एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन हुआ। यह आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, योगासन भारत और एशियन योगासन फेडरेशन के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया है। इस चैंपियनशिप में 20 से ज्यादा एशियाई देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समारोह का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है और जल्द ही योगासन को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगान से हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद अर्वाचीन स्कूल और ध्रुव ग्लोबल स्कूल के छात्रों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से योग की भावना को दर्शाया। ये चैंपियनशिप 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें आर्टिस्टिक, रिदमिक और टीम श्रेणियों में मुकाबले होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को होने वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने 8 में से 5 मैच जीते हैं और उनके खाते में 10 अंक हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 में से 3 मैच जीते हैं और उनके खाते में 6 अंक हैं। कोबे ब्रायंट द्वारा 1996 में लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए डेब्यू के वक्त पहनी गई जर्सी 7 मिलियन पाउंड में नीलाम हुई है। यह इतिहास में सबसे महंगी बिकी स्पोर्ट्स जर्सी की सूची में 4थे स्थान पर है। 5 बार के NBA चैंपियन ब्रायंट का 41 वर्ष की आयु में जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। और पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ देने वाली लोक लुभावन योजनाएं आपकी जमा पूंजी को खाली कर सकती है। जी हां, साइबर ठगी के नए तरीके पिग बूचरिंग स्कैम के तहत धोखेबाज आपसे पहले गहरी दोस्ती करते हैं, आपका विश्वास जीतकर फिर आकर्षक निवेश से बड़े मुनाफे के सपने दिखाते हैं और फिर आपकी गाढ़ी कमाई को लेकर गायब हो जाते हैं। किया जाता है, पहले उनको एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करके फेक प्रॉफिट पहले थोड़ा देके स्मॉल अमाउंट्स पिक को फ्लैटर किया जाता है। फिर जब पिक फैट हो जाता है उसके बाद उसके साथ ज़्यादा पैसा उनसे लेके उनको बुचर किया जाता है, तो उसको पिक बुचरिंग इसीलिए बोलते हैं। ये यूजुअली सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा होता है। अभी जो लेटेस्ट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ का डीप फेक बना के या उनका फेक अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कोई अच्छे पॉलिटिशियन हो, जो पॉपुलर फिल्म स्टार्स है, पॉपुलर बिजनेस लोग हैं, उनका ही फेक अकाउंट बनाएंगे और उनके द्वारा संपर्क करते हैं और उससे मैसेजेस करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ने का बोलते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफर जो अविश्वसनीय लाभ देने का दावा करता है वो धोखा हो सकता है। इसीलिए किसी की बातों में ना आए, सावधान रहें और हमेशा जांच पड़ताल करके ही किसी भी निवेश का फैसला लें। पिग बूचरिंग स्कैम से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ टीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात पिग बूचरिंग स्कैम की। बताएंगे आपको कैसे निवेश के अलग अलग माध्यमों से आपका पैसा ठगते हैं ये साइबर अपराधी। उसके मोबाइल की जब चैट हम लोगों ने निकाली तो उसमें पैसों की डिटेल किसी कंपनी के द्वारा उसने कंपनी को पैसा भेजा है। आजकल जो टॉप मोस्ट स्कैम्स या फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हम बोलेंगे, उसमें पिग बूचरिंग आता है। इट्स ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो इसमें हो रहा है, तो ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें ट्रांसनेशनल लिंकेजेस भी है।
और पहलगाम के आतंकी हमले ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तानी आतंक के इस नेटवर्क ने बार बार बेगुनाहों को खून बहाया है। आतंक को हथियार बनाकर मासूमों का खून बहाना। जिगर के टुकड़े को हमसे छीन लिया। यही है पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा जो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लेने वाले पाकिस्तान के हाथ कितने ही बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हैवानियत के इसी सिलसिले की अगली कड़ी था, जिसमें हंसते खिलखिलाते निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवाद की दरिंदगी का ऐसा ही चेहरा पहले भी दुनिया ने देखा है। 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने गांदरबल में 7 बेगुनाहों को बेरहमी से मार डाला था। आतंक की भेंट चढ़े ये लोग एपीसीओ कंपनी के कर्मचारी थे। विकास और शांति के दुश्मनों ने उन्हें निशाना बनाया, जो जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंक ने न निहत्थे नागरिकों को बख्शा, न मासूम श्रद्धालुओं को। पिछले साल 9 जून को रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकियों का निशाना बनी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आतंकियों के इसी चेहरे का यही घिनौनापन 2019 की वो घटना भी स्पष्ट करती है, जिसमें 5 मजदूरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सभी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी थे और कुलगाम में मजदूरी करते थे। ये सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। निर्दोष निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान और उसका आतंकी खेल पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।